का नाम है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, आपका टॉपिक चल रहा है, इधर ध्यान दो। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी टॉपिक का नाम है। इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स में। डिराइव द रिलेशन v सफिक्स d वेक्टर विच इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर टाउ डिवाइड में m। तो यहाँ पे सिंबल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, vd। vd मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइनस तो हमें वही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, e इलेक्ट्रिक फील्ड, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो यहाँ पे पहले रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है उसको आप समझ लो। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करते हैं। तो कोलाइड होने के पहले उन्हें जो टाइम मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। आई बात समझ में। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने रिलैक्सेशन टाइम आएंगे, बहुत सारे आएंगे। तो सभी रिलैक्सेशन टाइम को आप ऐड कर दो, जितने टाइम्स कोलिजन है उसको डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मिल जाएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, कंडक्टर के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे, तो वहां पे बहुत सारे आपको रिलैक्सेशन टाइम मिलेंगे। सभी रिलैक्सेशन टाइम को आप ऐड करो, जितनी बार कोलिजन हुआ है उसका नंबर नीचे लिखो, तो आपको क्या मिल जाएगा, टाउ मिल जाएगा। तो थोड़ा समझने के लिए हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, व्हाट इज टाउ, तो टाउ आएगा टाउ1 T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसा कहाँ तक, Tn तक। डिवाइड में यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स आप स्मॉल n ले लो, कैपिटल N लिया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसमें कोई सिंगल रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, इसमें बहुत सारे रिलैक्सेशन टाइम को हमने ऐड किया है और एवरेज निकाला है। आई बात समझ में, आपको याद रखना है। तो व्हाट इज T1, तो T1 का मतलब है, मान के चलो कंडक्टर के अंदर में ऐसा कंडक्टर है, इसके अंदर में हमने ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ओके। हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराए, या फिर हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन के साथ टकराए। किसी के भी साथ टकराव करे, रिलैक्सेशन टाइम तो आएगा। तो जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर टकराव हो रहा है तो उसके लिए टाइम हमने T1 लिया है, इनके बीच में टकराव हुआ तो उसके लिए हमने टाइम T2 लिया है, इनके बीच में टकराव हुआ तो T3। ऐसा भी तो हो सकता है इन दोनों के बीच में टकराव हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में भी टकराव हो। आई बात समझ में। तो ऐसे आपको बहुत सारे टाइम को क्या करते जाना है, एडअप करते जाना है, और यहाँ पे डिवाइड में करना है नंबर ऑफ कोलिजन्स। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा। तो अभी हमने क्या क्या क्लियर किया, हमें एक रिलेशन डिराइव करना है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसको हम कैसे डिराइव करेंगे, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पे हमें यूज करना होगा, क्योंकि ड्रिफ्ट जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ही आता है। आई बात समझ में, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट नहीं आता। तो हम एक ऐसा सिनेरियो देखते हैं जिसमें कंडक्टर लेना है, कंडक्टर को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करना है। आपको सिनेरियो समझ में आया, कंडक्टर लेना है, कंडक्टर को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड, इन शॉर्ट हमें कंडक्टर को बैटरी के साथ अटैच नहीं करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे आपके पास एक कंडक्टर है, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैंने इस कंडक्टर को ऐसे ही रखा, इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, बैटरी को ऑन नहीं किया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा। तो इसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशंस रैंडम मोशन करेंगे। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अभी उनका मोशन कैसे हो रहा है, रैंडमली हो रहा है। क्यों रैंडमली हो रहा है, क्योंकि वहां पे थर्मल एजिटेशन है। थर्मल एजिटेशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वाइब्रेशंस होगा, वाइब्रेशंस के कारण इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो उस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। तो मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा था, तो उसका वेलोसिटी v1 था। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ टकराएगा, तो उसका जो वेलोसिटी है वो कुछ मोमेंट के लिए 0 हो जाएगा, फिर से उसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फिर से क्या हो जाएगा, v1 ही हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन होने के बाद कुछ टाइम के बाद उसका वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगा, v1, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, तो एवरेज कितना आएगा, 0। कहने का मतलब क्या है, अब थोड़ा सा ओवरऑल हमें क्या समझना है, ध्यान से देखना। एक कंडक्टर के अंदर में अगर 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, तो उसके जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर में प्रेजेंट है, जो कौन सी साइड जाएंगे, अपोजिट साइड जाएंगे।
दोनों का वेलोसिटी सेम होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है वेलोसिटी का? इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उधर से इस साइड आने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एवरेज कितना आएगा? एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? किसके एब्सेंस में हुआ ऐसा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। बात समझ में आ गया आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0। समझ में आ गया इतना? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट नहीं है तो कंडक्टर के अंदर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होता है। आई बात समझ में? अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? vi वेक्टर विच इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस ऐसा कहाँ तक vn वेक्टर डिवाइड में n। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/n को कॉमन ले लो, समेशन चल रहा है, सभी का हम एडअप करें। किसका एडअप कर रहे हैं हम? v वेक्टर का। तो यहाँ पे v वेक्टर बदलते जा रहा है 1 2 3 4। इसको आप क्या ले लो? i कहाँ से शुरू हुआ? 1 से कहाँ तक चला? लेकिन ये क्या आने वाला है? ये तो 0 आने वाला है। क्या आने वाला है ये? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है पता चल गया? एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट करते तो क्या होगा? पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या? अब इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट करो तो क्या होगा पता है? जैसे ही हम इस कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, ऐसा हमने कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। तो अभी पता है इलेक्ट्रॉन्स को इतना तो पता चल रहा है कि हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करना है। तो इस कंडक्टर के अंदर में अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे? मोशन करेंगे। अभी बात समझ में? इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक ड्रिफ्ट मिला है, एक पुश मिला है, बिकॉज ऑफ हमें पता है ना E इज इक्वल टू F बाय Q होता है। इसका मतलब F क्या आएगा? EQ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने किसके ऊपर फोर्स लगाया? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाया। तो उनको पता है फोर्स लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कौन सी साइड जाएंगे? एक साइड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका इस साइड आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो उसके अपोजिट साइड जाएंगे। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाने वाले पता चल गया आपको? इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे किसके अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या अब एवरेज वेलोसिटी 0 होगा? अब क्या एवरेज वेलोसिटी 0 होगा? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मूव आउट कर रहे हैं? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी को आपको फाइंड करना है तो फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टाइम। तो हम यहाँ पे एवरेज टाइम लेके चल रहे क्योंकि ये वेलोसिटी भी एवरेज है, इसके पहले वाली वेलोसिटी भी एवरेज थी और यहाँ पे टाइम भी हमें क्या लेना चाहिए? फिर एवरेज ही लेना चाहिए। आई बात समझ में? तो मैं यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू तो 0 है। अभी हमने ऊपर यहाँ पे लिखा था, ये देखो इसका वैल्यू कितना है? एवरेज वेलोसिटी कितना है? 0। इन द एब्सेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कितना था? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वेलोसिटी 0 है? वही तो हमें फाइंड करना है। ओके, अब मुझे एक बार बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स वेक्टर बाय मास होता है, ये तो आपको पता है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकता हूँ E वेक्टर Q, ऐसा लिख सकते हैं हम। अभी हमने देखा F वेक्टर क्या होता है? E वेक्टर Q होता है। नीचे मास आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? टाइम। तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E होता है और यही हमारा जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। V वेक्टर इज इक्वल टू माइनस स्मॉल e कैपिटल E वेक्टर टाउ डिवाइड में m। डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। ये एवरेज है ना बेटा? ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है क्योंकि हम यहाँ पे जो वेलोसिटी का कैलकुलेशन करें वो एवरेज ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सभी टर्म्स किस में लेनी चाहिए? एवरेज में। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको समझ में आ गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? पता चल गया आपको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस स्मॉल e कैपिटल E वेक्टर
टाउ डिवाइड में m होता है। व्हाट इज m? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज टाउ? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो ध्यान से देखना, इधर से थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन से, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड मोशन कर रहा है? इस साइड। मतलब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी तो अपोजिट है। किसके अपोजिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। आई बात समझ में? अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, किसकी बात करें, तो वीडी प्रोपोर्शनल टू ई। तो इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आप इस्टेब्लिश करोगे उतना ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं वीडी, इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा देते हैं तो एक टर्म्स आएगा म्यू, और इसी टर्म्स को हम बोलते हैं मोबिलिटी। इसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? तो मोबिलिटी क्या बताता है? पता है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया है तो इलेक्ट्रॉन कितने इजीली मूव कर सकते हैं किसके अंदर में? कंडक्टर के अंदर में। तो व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी सिंपल सा टर्म है, एक कंडक्टर के अंदर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप सेट करते हो तो इलेक्ट्रॉन कितने इजीली मोशन करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। तो यहाँ से मोबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू वीडी बाय ई। आई बात समझ में? इस तरीके से मोबिलिटी को भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो समझ में आ गया आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट मिलता है। ड्रिफ्ट मिलना इसका मतलब समझ में आ गया आपको? अगर उसका पहले पाथ कैसा था? रैंडम था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करने के बाद उनको एक डायरेक्शन मिल गया है। इलेक्ट्रॉन्स को जाना कहाँ पे है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले क्या कर रहे थे? वो इधर उधर भटक रहे थे इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा है क्या? अब ऐसा तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने सेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनके ऊपर फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनके ऊपर जबरदस्ती करवाई और उनको बोला कि आपको अब कहाँ पे जाना है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले जो रैंडम मोशन थी अब वो रैंडम मोशन से यहाँ पे नहीं होगी। किसके प्रेजेंस में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या दिया? ड्रिफ्ट, धक्का दिया। किसको धक्का दिया? इलेक्ट्रॉन्स को। कैसा धक्का था वो पता चल गया आपको? जाना तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या बोल रहा है? जाना तो आपको मेरे अपोजिट ही है। आई बात समझ में? इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको डेरिवेशन समझ में आ गया है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक रफ वाला कैलकुलेशन किया है, अब हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। ओके, लिखना स्टार्ट करो। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंडक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंडक्टर हमने इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, तो इसके अंदर में इसका लेंथ रहेगा हमारे पास L, इसका एरिया कितना है आपके पास? A। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट नहीं है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे हो रहा है? रैंडमली हो रहा है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे हो रहा है? रैंडमली हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कंसीडर ए कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कंडक्टर हमने कंसीडर किया है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स vi वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस ऐसा कहाँ तक v1 वेक्टर। ये आपका क्या आएगा? सो दिस टर्म विल बी क्या आएगा? ये टर्म, ये वाला टर्म क्या आएगा आपका? जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा पता चल गया आपको? बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशंस। ऐसा क्यों हो रहा है पता है ना आपको? yes, इसका रीजन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली। ऐसा क्यों हुआ पता चल गया आपको? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एजिटेशन के कारण रैंडमली मोशन कर रहे हैं, जिसके कारण उनका जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी था वो क्या हो गया? जीरो। ओके, यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट,
नाउ इसके नीचे लिखना आप, नाउ इन द प्रेजेंस, ये हो गया, नहीं लिखा अभी तक? यहां तक आप लिख लो। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में कंडक्टर के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो उतने इलेक्ट्रॉन उसके, अगर 10 इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहे तो 10 इलेक्ट्रॉन तो आपके लेफ्ट हैंड साइड जाने वाले प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब यही है। हो गया ये आपका? इसके नीचे लिखना फिर आप, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ नहीं अभी, लिखो। हर दिन ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो हमें पता है ना इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन किसके अपोजिट में मोशन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ पे वेलोसिटी का? आई बात समझ? आगे लिखो। In the presence of electric field, free electrons experience a drift due to electric field. So therefore, acceleration of electrons A vector is equal to F vector by M. F vector का वैल्यू प्लेस करो, E वेक्टर Q डिवाइड में M। आया इतना? सो देयरफॉर A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर स्मॉल e, ऐसे आएगा। एक्सेलरेशन वेक्टर पता चल गया आपको? What is F? Force experienced by electron due to electric field। आई बात समझे? ओके। Now average velocity of electrons V vector is equal to Vi vector plus A vector tau। तो ये 0 है, प्लस ये कितना है आपके पास? माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर M, और इधर क्या आएगा आपके पास? टाउ। तो ये हो जाएगा आपके पास V वेक्टर इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल V वेक्टर M, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा? टाउ। This velocity is called drift velocity of free electrons। लिख लो। This average velocity is called drift velocity of electrons। हो गया? सपोज करो कि आपके पास एक कंडक्टर है,
सपोज करो आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में से करंट जो है, जैसे कि इसको हमने बैटरी के साथ अटैच किया है, इसमें से आई करंट जा रहा है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है। तो ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ हमारे पास L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास A है। ओके, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पे कंडक्टर के अक्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें बाय ओहम्स लॉ, R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय I होता है, ये तो आपको पता ही है। बट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A भी होता है। इसको 1 बोलो और इसको 2 बोलो, दोनों तो रेजिस्टेंस ही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिख लेना है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, R इज इक्वल टू V बाय I, ओहम्स लॉ से R इज इक्वल टू क्या होगा, रो L बाय A होगा। दोनों को कंपेयर करो तो क्या होगा, अगर ये वाला टर्म सेम है तो ये वाला टर्म भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो हम बोल सकते हैं V बाय I विच इज इक्वल टू रो L बाय A, ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आपको। अब हमें टर्म्स को शफल करना है। हमें पता है अगर हम यहाँ पे V का फॉर्मूला लिखना चाहिए यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लेंथ पे है, L लेंथ पे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस कंडक्टर विच इज इक्वल टू V बाय L। इसका मतलब अगर मैं इस वाले L को इस साइड भेज दूं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल मिल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मिल सकता है। तो हम शफल करते हैं, सो देयरफॉर V बाय L कर दो। अब सीधी बात है, L को हमने इस साइड लाया है तो I को आपको उस साइड भेजना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास रो I बाय A। तो हमें रिलेशंस पता ही है, V बाय L क्या होता है, देखो E होता है। सो देयरफॉर दिस विल बी E विच इज इक्वल टू रो, और I बाय A क्या होता है, J होता है। वेक्टर फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इज इक्वल टू रो J वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर ही है और करंट डेंसिटी भी वेक्टर है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 बाय रो E वेक्टर विच इज इक्वल टू J वेक्टर, ऐसा हम लिख सकते हैं। रो सेट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो हम इस वाले टर्म की जगह पे, रेजिस्टिविटी की जगह पे 1 बाय रेजिस्टिविटी है ना, वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है, उसकी जगह पे आप कंडक्टिविटी को प्लेस कर सकते हो। सिग्मा वाला सिंबल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज अ कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो ये रिलेशन हो जाएगा J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आई बात समझ में। अब हमने यहाँ पे ओम्स लॉ तो वेक्टर फॉर्म में निकाला है, लेकिन इसको और एक नाम है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया। इस तरीके से हमारा टॉपिक था। सिंबल का रिप्रेजेंटेशन क्या एक बार मैं आपको बता देता हूँ। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस है, L फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर है, A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, और रो रेजिस्टिविटी है, एंड सिग्मा इज अ कंडक्टिविटी। सिंबल्स यहाँ पे मैं लास्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पे हर सिंबल का मतलब है, सिंबल्स क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर है, A क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर है, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, रो रेजिस्टिविटी है, और सिग्मा कंडक्टिविटी है। आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, इसको आप लिख लो।